वही रुद्रम जब से रूम में आया था उसकी नजरें बस आर्या पर ही थी। वो अपनी गुस्से भरी नजरों से आर्या को घूर रहा था क्योंकि उसे आर्या को ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इस समय आर्या ने एक वाइट कलर की बॉड फिट टॉप पहन रखी थी जिसमें उसके कर्व्स साफ नजर आ रहा था और उसे के साथ घुटने तक की स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें आर्या काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। कोई भी आर्या को इस तरह देखेता तो उसकी खूबसूरती में खो जाता और यही बात से रुद्रम को पसंद नहीं आ रही थी। रुद्रम अपनी चीज को लेकर बहुत पजेसिव था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी चीज को हाथ लगाए तो उसके सामने तो उसकी बीवी खड़ी थी तो वो किसी की भी नजरें उस पे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। आर्य को इस तरह पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा और ये सोच सोचकर रुद्रम का खून खोल रहा था। रुद्रम आर्या को घूरते हुए मन में बोला, देखो तो इसे ऐसे तो घर पर बड़ी संस्कारी बनी फिरती रहती है और अब मैंने इसे थोड़ी सी आजादी क्या दे दी, ये तो उड़ने है लगी। क्या ये भूल गई कि अब ये शादीशुदा है और इसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। मेरे सामने तो इसने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने और बाहर निकलते ही उसके पर निकल आए। एक बार ये मेरे हाथ आ जाए तब मैं इसे बताता हूँ। वही आर्या जब से आई थी वो तब से रुद्रम को इग्नोर कर रही थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी वो रुद्रम की तरफ ना देखे, लेकिन उसे अपने अपर रुद्रम की नजरों की तपिश साफ महसूस हो रही थी। आर्या अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान पीछे करते हुए मन है मन बोली, इन्हें क्या हुआ है? ये मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। आर्या अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही रजवी जो आर्या के बाजू में खड़ी थी वो बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि रुद्रम की नजर बस आर्या पर है। ये देखकर रजवी आर्या के कंधे को टेप करते हुए धीरे से उसके कान में बोली, तुझे नहीं लगता कि मेरे प्रिंस चार्मिंग की नजरें तुझ पर ही है? वो जब से यहाँ आए हैं तब से तुझे घूर रहे हैं। रजवी की बात सुनकर आर्या नकली हंसी हंसते हुए बोली, ही तुझे नहीं लगता आज तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है? वो मुझे क्यों देखेंगे, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूँ। मुझे तो लगता है वो तुझे देख रहे हैं। वैसे भी आज तू कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मुझे लग है कि तेरे प्रिंस चार्मिंग का तेरे पे दिल आ गया है। आर्या रजवी का ध्यान भटकाते हुए बोली। और फिर क्या था, रजवी जो पहले ही रुद्रम के पीछे पागल थी, उसने जैसे ही ये सुना कि रुद्रम उसे देख रहा है तो उसने तुरंत आर्या पर विश्वास कर लिया और वो अपनी प्यार भरी से नजरों से रुद्रम को निहारने लगी। वही निखिल को पता नहीं क्यों पर रुद्रम को देखकर बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही थी। वो महसूस कर सकता था कि रुद्रम का मूड इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जब से रूम में एंटर हुआ था तब से वो एक ही तरफ घूरे जा रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्यों। दरअसल निखिल रुद्रम की तरफ मुंह करके बैठे था और उसकी पीठ आर्या की तरफ थी जिस वजह से उसने अभी तक आर्या को देखा नहीं था। निखिल से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा क्योंकि रुद्रम बस तक वही देख रहा था। वही अपने पीछे आर्या को देखकर निखिल की तो जान ही हलक में आ गई। निखिल तुरंत आगे मुड़ गया। उसे अब समझ में आया कि क्यों रुद्रम का मूड इतना खराब था। निखिल अपना सिर खुजलाते हुए खुद से बोल पड़ा, अब ये आर्या यहाँ क्या कर रही है? भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मुझ मासूम बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? निखिल को सच में इस समय अपनी हालत पर रोना आ रहा था और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उसके सामने बैठा ये राक्षस था। इन एक महीने में रुद्रम ने उसे बहुत परेशान किया था, या ये कहे कि उससे उसका सुकून चैन सब छीन लिया था। उसे याद भी नहीं था कि पिछले एक महीने में उसने शांति से बैठकर एक पल चैन की सांस भी कब ली होगी। आर्या के साथ हुए झगड़े की वजह से उसने खुद तो नॉन स्टॉप काम किया बल्कि पूरे ऑफिस को भी काम करवाया। हाँ ठीक है, उसी मेहनत की वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट भी मिला पर फिर भी ये उसका साथ अन्याय था। मतलब अपनी बीवी के साथ झगड़ा तुम करे और उसकी सजा हम सबको मिला, ये कहाँ का इंसाफ हुआ भाई? निखिल के बाजू में अमित बैठा हुआ था। उसने जब निखिल के मुंह से किसी लड़की का नाम सुना तो वो बोला, कौन सिया? तुम किसकी बात कर रहे हो? कुछ नहीं यार, तू चुप खाना खा वरना तेरा साथ साथ आज मैं भी मारा जाएगा, निखिल चिढ़ाते हुए बोला। वही निखिल को इस तरह अचानक गुस्सा होता देख उस अमित को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो निखिल से बहस कर अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था। अभी सब अपने अपने ख्यालों गुम ही थे कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, या वेटर से तुम दोनों हम सब यहाँ ताड़ने आई हो या सर्व करने? मुझे नहीं पता था कि यहाँ की सर्विस इतनी खराब है। शिवनी गुस्से से आर्या और रजवी को देखते हुए बोली। शिवनी रुद्रम की कंपनी के काम करती थी। उसे खुद पर बहुत ही घमंड था। वो अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। उसके हिसाब से वो दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़की थी और होने वाली मिसेज रुद्रम अग्निहोत्री। आर्या जो अपनी ही सोच में गुम थी वो शिवनी की बात सुनकर चौंक गई। दोनों ने जल्दी से सबको सॉरी कहा और सबके पास जाकर उनका ऑर्डर लेने लगी।
शिवनी घिन भरी नजरों से आर्या को देख रही थी क्योंकि उसने आते के साथ ही आर्या की खूबसूरती को देख लिया था जिसे उसे उससे जलन होने लगी थी। उसके हिसाब से वो दुनिया की खूबसूरत लड़की थी तो उसने जब अपने सामने उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखा तो उसका गुस्सा होना लाजमी था। कहा वो खुश थी कि आज वो कुछ समय रुद्राम के साथ बिता पाएगी पर आर्य को देखकर उसका सारा मूड खराब हो चुका था। वैसे भी शिवानी की खूबसूरती उसकी महंगे मेकअप का कमाल था और वही हमारी आर्या तो नेचुरल ब्यूटी थी तो शिवानी का उससे जलना लाजमी था। किसी ने ठीक कहा है आप चाहे कितनी भी मेकअप क्यों न कर ले पर नेचुरल ब्यूटी के सामने आपका सारा मेकअप बेकार ही हो जाता है। वही आज शिवानी के साथ हो रहा था। आर्या की खूबसूरती के वजह से वो पहले ही उसकी आंखों में चुभ रही थी पर हद तब पार हो गई थी जब उसने रुद्रम को आर्या को देखते हुए पाया। अब रुद्रम चाहे आर्या को जिस भी नजरों से घूर रहा हो पर शिवानी की नजरों में तो वो उसे देख ही रहा था और इधर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले रुद्रम को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की रुद्रम एक नजर भी उसे नहीं देखता था। इसलिए शिवानी और भी गुस्सा आ रहा था और अब वो अपना गुस्सा रुद्रम पर तो निकाल नहीं सकती थी तो अब बची कौन आर्या। वैसे भी उसकी नजरों में आर्या की कोई औकात नहीं थी। वो बस 2 कौड़ी की वेट्रेस थी इसलिए वो उस पे अपना गुस्सा निकल सकती थी। गुस्सा का गुस्सा भी हो जाता और फ्री में उसका एंटरटेनमेंट भी। यही सब सोचकर शिवानी एक केवल मुस्कान के साथ आर्या को देखा रही थी। आर्या निखिल और अमित के पास गई और वही रजवी रुद्रम और शिवानी के पास। आर्या को रुद्रम से थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि जब से वो यहाँ आया था बस उसी को घूरे जा रहा था। अब बताओ आपको कोई बेवजह आपको घूरेगा तो किसी को भी अजीब लगेगा इसलिए आर्या खुद ना जाकर रजवी को रुद्रम के पास भेज दिया और खुद निखिल और अमित से उनका ऑर्डर लेने लगी। आर्या यहाँ पर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो तो उन सबको जानती ही नहीं हो और यही बात रुद्रम को गुस्सा दिला रही थी। रजवी रुद्रम को मेनू कार्ड थामते हुए बोली सर आप क्या लोगे। रुद्रम ने मेनू कार्ड लिया और अपने लिए खाना ऑर्डर करने लगा। रजवी ने शिवानी को भी एक मेनू कार्ड दिया जिससे वो भी ऑर्डर कर सके। वही आर्या ने सबसे पहले निखिल को कार्ड दिया और उसका ऑर्डर लेने के बाद वो अमित के पास गए और आर्या के अपने इतने करीब देखकर अमित के मन में लड्डू फूटने लगे। वो आर्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब उसे थोड़ी ना पता था कि वो जिस पर लाइन मारने जा रहा है वो उसी की बेस्ट फ्रेंड की बीबी है। खैर जो होना था हो चुका था, रायता तो फैल ही चुका था। तो मिस आप यहाँ कब से काम कर रही है। वो क्या है ना मैं यहाँ अक्सर आते रहता हूँ तो मैंने कभी आपको यहाँ देखा नहीं। अमित आर्या की आंखों में देखते हुए बोला। अमित की बात सुनकर आर्या केजुली उसे जवाब देते हुए बोली ज्यादा दिन नहीं हुए हैं बस यही 1 हफ्ते से। और तो आप यहाँ पे नए हैं इसलिए तो मैं सोचूं इतनी खूबसूरत ब्यूटी मेरे नजरों से छूट कैसे गई। जी आपने कुछ कहा सर। दरअसल आर्या को समझ में नहीं आया था कि अमित कहना क्या चाहता था तो समझने के भाव से आर्या ने एक बार और अमित से पूछ लिया। रुद्रम ने जब अमित के मुंह से आर्या के लिए ये बात सुनी तो उसकी पकड़ अपने हाथ में पकड़े ग्लास पर कस गई। अचानक ही कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। रुद्रम को इस तरह देखकर निखिल पसीने से लथपथ हो गया। निखिल फिर जल्दी से बात को संभालते हुए अमित को टोकते हुए बोला, अरे यार तू भी ना कितनी बात करता है, जहाँ जाता है बस शुरू हो जाता, तू चुपचाप से ऑर्डर नहीं कर सकता है। हाँ हाँ कर रहा हूँ ना, तू इतना चिढ़ क्यों रहा है। जल्दी ही चारों ने अपने अपने ऑर्डर आर्या और रजवी को बता दिया तो दोनों ही अपना ऑर्डर लेने के बाद रूम से बाहर चली गए। दोनों के वहां से जाने के बाद अमित जिसे अपने जुबा पर बिल्कुल भी काबू नहीं था वो हंसते हुए बोला, क्या लड़की थी यार, एकदम बला की खूबसूरत। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई ना तो मजे ही मजे है। अमित अपने सपनों की दुनिया में गोते लगाते हुए बोला। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पे पड़ा। वो मुक्का इतनी जोर का था कि अमित खुद को संभाल नहीं पाया और अपनी चेयर के साथ नीचे गिर गया। बेचारे को बड़ी जोर की लगी थी। वही सब हैरानी से रुद्रम को देख रहे थे जो अपनी लाल आंखों से अमित को घूर रहा था। निखिल और शिवानी ये सब देखकर तुरंत अपनी चेयर उठ गए। पंच इतना अचानक पड़ा था कि शिवानी के मुंह से बस चीख निकलने ही वाली थी पर चीख निकल पाती उससे पहले ही शिवानी ने जल्दी से अपने मुंह हाथ रख लिया। आह मार डाला रे माँ, पापा बचाव मुझे कोई। अबे साले। निखिल खड़ा खड़ा घूरता ही रहेगा या उठाएगा भी, अमित दर्द से कहराते हुए बोला। हाँ। अमित की बात सुनकर सब अपने होश में आए। निखिल ने सबसे पहले अमित को उठाया फिर उसके नीचे पड़े चेयर को भी। अमित ने घूर कर रुद्रम की तरफ देखा लेकिन उसकी लाल आंखों को देखकर वो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। फिर वो दर्द से कहराते हुए बोला, अरे भाई मारा तो मारा, अब ये भी बता दे इस मार का रीजन क्या था।
तुझे पता है न, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब तेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझा। अभी तो सिर्फ एक पंच मारा है, अगर तुझे कुछ और बोला तो मुझे तेरा हाथ पैर तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, रुद्रम अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए बोला। पर भाई मैंने किया क्या? अमित इससे आगे कुछ बोल पाता निखिल ने नितिन को अपने पास खींचा और उसके कान में कुछ धीरे से कहा। निखिल की बात सुनकर अमित के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? अरे क्या क्या कर रहा? अगर तूने आर्या के बारे में एक और उत्पन्नाक शब्द बोला ना तो तू कहाँ गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। निखिल ने आर्या की सच्चाई अमित को बता दी थी कि जिस लड़की पर वो ट्राई मार रहा था वो उसकी भाभी है, मतलब रुद्रम की पत्नी, इसलिए अपने मन में ख्याली पुलाव बनना बंद कर, वरना ये सामने बैठा राक्षस तुझे कच्चा निगल जाएगा। अमित ने एक नजर रुद्रम की तरफ देखा, हो उसे ही घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह देखकर अमित ने अपने दांत दिखा दिए। शिवानी अजीब नजरों से सबको देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। रुद्रम ने अमित को क्यों मारा? निखिल ने उसे क्या बताया जिसे सुनकर वो एकदम से शांत हो गया? बेचारी को उत्सुकता तो बहुत हो रही ये सब जानने की, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। क्या होगा शिवानी का रिएक्शन जब उसे आरोही के बारे में पता चलेगा? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। अमित की बात सुनकर सब अपने होश में आए। निखिल ने सबसे पहले अमित को उठाया, फिर उसके नीचे पड़े चेयर को भी। अमित ने घूर कर रुद्रम की तरफ देखा, लेकिन उसकी लाल आंखों को देखकर वो उसका गुस्सा एक पल में गायब हो गया। फिर वो दर्द से कहराते हुए बोला, अरे भाई मारा तो मारा, अब ये भी बता दे इस मार का रीजन क्या था? तुझे पता है न, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब तेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझा। अभी तो सिर्फ एक पंच मारा है, अगर तुझे कुछ और बोला तो मुझे तेरा हाथ पैर तोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, रुद्रम अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठते हुए बोला। पर भाई मैंने किया क्या? अमित इससे आगे कुछ बोल पाता निखिल ने नितिन को अपने पास खींचा और उसके कान में कुछ धीरे से कहा। निखिल की बात सुनकर अमित के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, क्या? अरे क्या क्या कर रहा? अगर तूने आर्या के बारे में एक और उत्पन्नाक शब्द बोला ना तो तू कहाँ गायब हो जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। निखिल ने आर्या की सच्चाई अमित को बता दी थी कि जिस लड़की पर वो ट्राई मार रहा था वो उसकी भाभी है, मतलब रुद्रम की पत्नी, इसलिए अपने मन में ख्याली पुलाव बनना बंद कर, वरना ये सामने बैठा राक्षस तुझे कच्चा निगल जाएगा। अमित ने एक नजर रुद्रम की तरफ देखा, हो उसे ही घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह देखकर अमित ने अपने दांत दिखा दिए। शिवानी अजीब नजरों से सबको देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। रुद्रम ने अमित को क्यों मारा? निखिल ने उसे क्या बताया जिसे सुनकर वो एकदम से शांत हो गया? बेचारी को उत्सुकता तो बहुत हो रही ये सब जानने की, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अपने सामने का नजारा देखकर दक्ष की आंखें छोटी हो गए। आरोही टाइगर के आगे बैठी रो रही थी, उसके आसपास कुछ मटन पीसेस पड़े थे। वही टाइगर बहुत गुस्से में लग रहा था। अपने सामना का नजारा देखकर वंश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। यहाँ क्या हो रहा था? आरोही ने इस समय टाइगर को परेशान क्यों किया? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? वही आरोही ने जब दक्ष को वहां देखा तो वो जल्दी से उसके पास गए और किसी छोटे बच्चे की तरह उससे शिकायत करते हुए बोली, हब्बी बेबी ने मुझे देखकर दहाड़ा, क्या उसे मैं पसंद नहीं आए? वंश ने अपने मन में सोचा, ये बेबी कौन है? वाइफी तुम यहाँ क्या कर रही हो? दक्ष उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, हब्बी मैं बस टाइगर को मटन खिलाना चाहती थी। ये बहुत प्यारा है, मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ, उसके साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन लगता है टाइगर को पसंद नहीं आए। हब्बी प्लीज बेबी से कहो ना वो मुझसे दोस्ती कर ले, वो आपकी बात नहीं टालेगा। आरोही टाइगर को देखते हुए बोली। वो अभी भी उसे देखकर गुस्से से दहाड़ रहा था और टाइगर को इस तरह देखकर आरोही और दुखी हो गए। आरोही की बात सुनकर वंश लगभग बेहोश ही होना था। वो कोई पपी नहीं था जो वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता थी, उसके साथ खेलना चाहती थी। वो टाइगर था, वो भी ऐसा वैसा नहीं, खतरनाक वाला। क्या आरोही की आंखें खराब है? वो किस एंगल से उसे प्यारा लग रहा था? आरोही की बात सुनकर दक्ष की भौहें सिकुड़ गई और वो अपने दांत पिसते हुए बोला, इससे दूर रहो, ये कोई तुम्हारा खिलौना नहीं है जो तुम इसके साथ खेलना चाहती हो। आरोही ने एक बार टाइगर के प्यारे से चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके सॉफ्ट से फर की तरफ। ये देखकर आरोही खुद को रोक नहीं पाए और जिद करते हुए बोली, पर क्यों हब्बी? क्यों?
मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, इसके सॉफ्ट से फर को छूना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ? वंश अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को अजीब सी तरह से देख रहा था जो दक्ष से टाइगर के लिए जिद कर रही थी जो वो कोई खिलौना हो। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? क्या वो सच में उसके फर को छूना चाहती थी? नहीं, दक्ष उसे मना करते हुए बोला, पर आरोही कहाँ आसानी से मानने वाली थी। वो जिद करते हुए बोली, पर क्यों नहीं, मैं सच में इसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। दक्ष ने एक नजर आरोही की तरफ देखा जो काफी उदास लग रहा थी, और आरोही को इस तरह उदास देखकर दक्ष का दिल पिघल गया। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, पर तुम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती हो। ये सुनकर आरोही खुश हो गए और फिर वो जल्दी से वहां से भाग गए। आरोही को भरोसा था कि वो टाइगर को एक न एक दिन अपना दोस्त बनाकर ही रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी पिछली गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगी। आरोही के वहां से जाने के बाद वंश थोड़ी चिंता के साथ बोला, बॉस हमें क्या करना चाहिए? क्या हम टाइगर को कहीं और भेज दे? कहीं उसने गुस्से में आकर आरोही को नुकसान पहुंचा दिया तो? दक्ष ने आरोही की तरफ देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, नहीं। उसे पता था कि अगर उसने टाइगर को यहाँ से भेज दिया तो उसकी लिटिल वाइफ ही पक्का उसके गुस्सा हो जाती, और कुछ भी हो गए आरोही को दुखी नहीं देख सकता था। और रही बात टाइगर की, तो उसे पता था टाइगर कभी आरोही को नुकसान नहीं पहुंचेगा। टाइगर दक्ष के लिए अपने बच्चे जैसा था और हर किसी से ज्यादा वो टाइगर को समझता था, और टाइगर उसे। ऐसा नहीं था कि आरोही पसंद नहीं थी, वो बस जब उसने दक्ष को किसी और की इतनी केयर करते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसे दक्ष का खुद से ज्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस देना अच्छा नहीं लगा। आरोही के वहां से जाने के बाद टाइगर ने एक नजर घूर कर दक्ष की तरफ देखा और वहां से चला गया, क्योंकि वो अभी भी दक्ष से गुस्सा था। अगले दिन आरोही जैसे ही नीचे आए, उसकी नजर शेरा पर गए जो तिरस्कार भरी नजरों से उसे घूर रहा था। आरोही को याद था कि सिर्फ शेरा ही नहीं, दक्ष के नीचे जितने भी लोग काम करते थे कोई भी पसंद नहीं करता था, सब उससे नफरत करते थे, क्योंकि इन सब के हिसाब से वो दक्ष के काबिल नहीं था। पिछली जिंदगी में आरोही ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पर इस बार वो ऐसा नहीं करने वाली थी। आरोही को पता था कि शेरा अपना दिल की गहराई से उसे नफरत करता था, तभी आरोही के दिमाग में कुछ शैतानी सूझी। उसने दक्ष की तरफ देखा जो वंश की कुछ बात करता था। इस समय उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं थे, फिर भी वो हमेशा की तरफ उतना ही हैंडसम लग रहा था। वही जब शेरा ने देखा कि आरोही एकटक दक्ष को घूर रही है तो वो एकदम से सावधान हो गया। आरोही ने एक नजर शेरा की तरफ और उसके होठ के कोने मुड़ गए, और वो दौड़कर दक्ष के पास गए और एकदम से उसके ऊपर कूद गए और अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। वही दक्ष जो आरोही के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने जल्दी से आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया कि कहीं वो गिर न जाए। वही अपने सामने का नजारा देखकर शेरा का चेहरा काला पड़ गया। उसका मान हुआ कि अभी के अभी आरोही की जान ले ले। वही वंश ने भले ही ये सीन बहुत बार देखा था, पर फिर भी उसे अजीब लग रहा था। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। आरोही ने अपने आंख के कोने से शेरा की तरफ, और शेरा का लाल चेहरा देखकर आरोही खुश हो गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आरोही को अपने पैर के पास कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वो चीज है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वो क्या है तो उसके गाल एकदम से लाल हो गए। उसका मन हुआ कि वो यहाँ से भाग जाए। सच में इस बार उसने अपने को मुसीबत में डाल लिया था। आरोही को पता था कि अगर वो अभी नहीं भागी तो दक्ष आज उसे छोड़गा नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरोही भाग पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधे ऊपर ले गया। ऊपर रूम में पहुंचकर दक्ष ने आरोही को सीधे बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और बिना एक सेकंड का समय गवाए उसे किस करने लगा। दक्ष उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। आज की किस हर किस से अलग थी। इस किस में दक्ष की चाहत साफ नजर आ रही थी। दक्ष आज चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वैसे भी वो आरोही से प्यार करता था। उसने कितने साल आरोही का इंतजार किया था, जिस वजह से उसका कंट्रोल खुद पर से छूटने लगा था। वो आरोही को खुलकर प्यार करना चाहता था, उसे अपने अंदर फील करना चाहता था, और उसे फील करवाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। किस करने के साथ साथ वो उसकी गर्दन को अपनी जीभ से लीक भी कर रहा था, जिससे आरोही के शरीर में अजीब से सनसनी पैदा हो रही थी और उसे गुदगुदी भी हो रही थी। किस करने के साथ दक्ष अपना एक हाथ आरोही के टॉप के अंदर लेच गया और उसकी कमर को सहलाने लगा। वही उसका दूसरा हाथ आरोही की पूरी बॉडी पर घूम रहा था और वो उसके हर एक कर्व्स को एक्सप्लोर कर रहा था।
वही दक्ष का इस तरह छूना आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना एक हाथ दक्ष के गर्दन के चारों लपेट रखा था और दूसरे हाथ से दक्ष के बालों को सहलाने लगी। तभी आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई क्योंकि दक्ष ने उसे किस करते करते काट लिया। दक्ष के काटने से आरोही की पकड़ उसके बालों में कस गए। उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेजी हो गए। वही दक्ष भी ये साफ महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करते ही दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। दक्ष ने आरोही की तरफ देखा जो जोर जोर से सांस ले रही थी और अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर दक्ष धीरे से आरोही के ईयर लॉब्स को बाइट करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, वाइफी आई वांट यू। वही दक्ष के मुंह से ये सुनकर आरोही की सांस एकदम से थम गए। उसे समझ नहीं आया कि वो दक्ष की बातों का क्या जवाब दे। आरोही को पता था कि दक्ष बहुत टाइम से उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, पर वो हमेशा अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। आरोही दक्ष को क्या जवाब देगी? क्या दक्ष जो चाहता है उसे मिल जाएगा या उसे और इंतजार करना पड़ेगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।